टीजीटी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं और विभिन्न वीडियो के माध्यम से आप सब लोग देखते ही हैं। तो सामान्य हिंदी क्या है? एक भाषा है। और भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, जिस तरीके से प्रकट करते हैं, वही हमारी भाषा होती है। इसके तीन दो भेद होते हैं। भाषा, इसके दो भेद होते हैं। एक होती है लिखित भाषा और एक होती है मौखिक भाषा। एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। एक तीसरी भी मानी जाती है, वो होती है सांकेतिक भाषा। तो ये भाषा के भेद हैं। लिखित भाषा हम उसे कहते हैं जब हम अपने मन के विचारों को लिख करके किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, साहित्य, ये सब हमारे लिखित भाषा के प्रमाण हैं। दूसरी मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को सामने वाले के समक्ष मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जब किसी बात को न मुंह से बोलकर न लिखकर केवल संकेतों के माध्यम से किसी दूसरे को समझाने की चेष्टा करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा में अधिकतर हमारी आंखें और हाथ, ये दो कार्य करते हैं, उनसे ही संकेत अधिकतर किए जाते हैं। तो आज हम लिखित भाषा की बात करेंगे। सबसे पहले कि भाषा, लिखित भाषा में पहले क्या आता है। तो सबसे पहले भाषा का व्याकरण। किसी भी भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए उसके व्याकरण की जानकारी अति आवश्यक है। और व्याकरण जो शब्द होता है, उसका मतलब है किसी भी भाषा को नियम से पढ़ना लिखना ही व्याकरण है। किसी भाषा को नियम पूर्वक या नियमबद्ध होकर पढ़ना लिखना ही व्याकरण है। अब व्याकरण जो शब्द है, उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कि मान लीजिए कोई ये पूछता है कि व्याकरण कौन से उपसर्ग, कौन से प्रयत्न से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण शब्द में पहला होता है बी प्लस आ प्लस करण। कहने का मतलब व्याकरण शब्द भी बे और आ, उपसर्ग और करण, ये प्रयत्न होता है। इसमें इनसे मिलकर ये व्याकरण शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है किसी भी भाषा को नियमबद्ध होकर पढ़ना लिखना, यही व्याकरण है। जैसे कि भाषा शब्द है, वो भी संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो यहाँ दो प्रश्न आते हैं। एक तो कोई ये पूछ लेता है कि भाषा शब्द किस धातु से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं कि भाषा शब्द हमारी भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। दूसरा प्रश्न है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं, कितने प्रयत्न हैं, तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण में पहले दो ये उपसर्ग हैं और बाकी जो प्रयत्न हैं। तो इसके व्याकरण को समझने के लिए हम आगे और क्या देखेंगे कि व्याकरण को समझने के लिए भाषा की वर्णमाला। वर्णमाला, जैसा कि उसका नाम ही है, वर्णों के निश्चित क्रम के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अनिश्चित यानी खाली समूह को नहीं कहते, निश्चित क्रम के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो हमारी हिंदी भाषा में वर्णमाला यानी व्याकरण
व्याकरण को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसका पहला भाग होता है वर्ण, दूसरा भाग होता है शब्द, तीसरा भाग होता है पद, और चौथा भाग होता है वाक्य। ये 4 भाग होते हैं वर्णमाला के, व्याकरण के 4 भाग होते हैं। इनमें सबसे पहला वर्ण, उसके बाद शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। अब आगे देखें, वर्ण का मतलब क्या है कि इसे हम, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। जैसा कि हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे हम कहते हैं देवनागरी लिपि, और अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है उसे हम कहते हैं रोमन लिपि। तो लिपि का मतलब क्या है? लिपि का मतलब होता है कि अक्षरों को जो बनावट होती है, उनके बनाने की जो शैली होती है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। और इसीलिए उन वर्णों को लिपि चिन्ह भी कभी कभी कहा जाता है। जैसे हमारी देवनागरी लिपि में ए को इस तरह से बनाया जाता है, तो ये इसका लिपि चिन्ह हो गया वर्णमाला का। देवनागरी की जो वर्णमाला है उसका ये लिपि चिन्ह है। इसको हम अंग्रेजी में ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, तो ये रोमन भाषा की लिपि का प्रतीक चिन्ह है। इसको प्रतीक भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम वर्ण की बात करेंगे। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, उनमें एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब आगे हम और देखेंगे कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनमें मूल स्वर अलग होते हैं और सभी स्वर मिलाकर के 11 होते हैं। जैसे 2 प्रकार के जो स्वर होते हैं उनमें ह्रस्व और दीर्घ, तो दोनों प्रकार के हम अलग अलग पढ़ेंगे। दीर्घ, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, और रे, ये 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 होते हैं ह्रस्व और 7 होते हैं दीर्घ स्वर। इस प्रकार मिलाकर के 11 होते हैं। 2 और होते हैं जिनको हम इस तरह से लिखते हैं। हाँ, तो 2 ये होते हैं अयोगभा बोला जाता है इनको, और इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग भी बोलते हैं। कुल मिला दें, दोनों को मिलाकर अयोगवा बोलते हैं, और अलग अलग बोलें तो इसे अनुस्वार बोलते हैं और इसे विसर्ग बोलते हैं। इस प्रकार ये 13 हो जाते हैं। 11 और 2 मिलाकर के स्वर 13 होते हैं। उसके बाद हम बात करें व्यंजनों की। स्वर पढ़े, स्वर हमारी समझ में आए। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वर के बारे में अभी आपने जानकारी देगी कि स्वर 11 होते हैं, उनमें 4 ह्रस्व होते हैं और 7 दीर्घ होते हैं, और 2 अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर के 13 हो जाते हैं। अब उसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि हमारे व्यंजन कौन से होते हैं और उनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो व्यंजन की संख्या अलग अलग होती है, किसी का उच्चारण कहीं से है, किसी का कहीं से है, तो इनका वर्गीकरण अलग अलग होता है।
तो सबसे पहले हम देखें क से लेकर के और माँ तक जो 25 व्यंजन हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क से लेकर के और म तक जो 25 वर्ण होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। हमारे ये 25 व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। अब इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से है ये जानने के लिए हमें कहीं और चीज जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम अपने ऊपर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले उच्चारण करने के लिए हमारी जो वायु या हवा है वो कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती है। तो क वर्ड का उच्चारण करने के लिए सबसे पहले हमारा जो वायु होती है वो कंठ यानी गले में आती है, तो इन्हें को कहते हैं कंठस्थ। जैसे हम क, ख, ग, घ ये बोलेंगे तो सबसे पहले जो वायु हवा है वो गले में आएगी, इसलिए इन्हें को हम गले को ही कंठ भी कहते हैं, इसलिए कंठस्थ बोलते हैं। उसके बाद और ऊपर आगे चलेंगे तो ये जो च, छ, ज, झ, य ये हैं, तो उसके बाद और ऊपर आए तो ऊपर क्या आएगा हमारा तालु, तो इनको हम तालुब्य बोलते हैं। उसके बाद और आगे चलें तो तालु के बाद क्या आता है जीव। तो ये जो वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ ये हमारे जीव की सहायता से यानी इनको बोलते समय हमारी जीव ऊपर जाके मुड़ जाती है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य बोला जाता है। यानी जीव के मुड़ने के कारण ही इन व्यंजनों को मूर्धन्य मूर्धन्य कहा जाता है। उसके बाद त, थ ये त वर्ग जो आता है इसमें बोलने के लिए हमारी जो जीभ है वो दांतों का सहारा लेती है, इसलिए ये दंतस्थ कहलाते हैं। ये सभी दंतस्थ कहलाते हैं। उसके बाद प वर्ग को बोलने के लिए हमें ओठों का सहारा लेना होता है, इसलिए सब ये ओष्ठ कहलाते हैं। कहने का मतलब गले से शुरुआत होती है, कंठ से शुरुआत होती है और लास्ट में ओठ पर जाकर के खत्म होती है। अगर इधर से हम करें तो ओठ से शुरू होती है और कंठ पर खत्म होती है। पहले जो 5 वर्ण हैं वो कंठस्थ होते हैं क्योंकि उनका उच्चारण कंठ से यानी शुरुआत से गले से होता है। दूसरे जो 5 हैं वो कंठ से और थोड़े आगे बढ़ते हैं, तालु पर आते हैं, तो इसलिए उन्हें उन्हें हम तालुब्य कहते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो उनका उच्चारण जीभ के माध्यम से होता है। इनको बोलने के लिए हमारी जीभ है वो आगे जाकर मुड़ जाती है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। फिर आगे और जाते हैं तब वर्ग को लेते हैं तो इन्हें बोलने के लिए हमें दांतों का सहारा लेना होता है, इसलिए ये दंतस्थ कहलाते हैं। और उससे और आगे जाते हैं तो प इस वर्ग के वर्णों को बोलने के लिए हमें ओठों का सहारा लेना होता है, इसलिए ये ओष्ठ वर्ग के सभी वर्ण कहलाते हैं। और आगे देखो इनमें और चार चार और हैं, होते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं माँ के बाद य, र, ल और व। इन्हें बोलने के लिए जो हवा है वो डायरेक्ट गले से निकलती है, उसका कोई अवरोध नहीं होता, इसलिए हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन यानी अंदर से आती है और बाहर सीधी निकल जाती है, उसे कोई गति अवरोधक नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद 4 आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये होते हैं हमारे स, 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 ह। स, स, स और ह, यानी
इन्हें बोलते समय एक तरह से हमारे अंदर से गर्मी यानी गर्म वायु निकलती है, इन्हें इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। इनमें हमारे होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार संयुक्त व्यंजनों में आते हैं क्योंकि ये दूसरे वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने होते हैं, तो इसके लिए हम एक थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे ये है, इसकी हमारी अंग्रेजी होती है के एस एच, इस वर्ड की ये अंग्रेजी होती है। तो क, के से क और एस एच से स, इसलिए हम ये जान सकते हैं कि ये दो वर्णों से मिलकर बना है, क और स। उसी प्रकार इसकी अंग्रेजी होती है टी आर। तो टी से त और र से आर से र, ये दो वर्णों से मिलकर बना है। उसी प्रकार इसकी अंग्रेजी होती है जे वाई। तो जे से ज और वाई से य, तो ये दो वर्णों से मिलकर बना है। इसकी अंग्रेजी होती है एस एच आर। तो इससे स और रास आर से र, ये दो इन दो वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। और दो होते हैं द्वित्व अक्षर, द्वित्व वर्ण जिन्हें कहते हैं हम। उनमें होता है एक ड और ढ। वैसे तो ये उसमें भी आते हैं, स्पर्श व्यंजन में भी, लेकिन इनके नीचे ये जो हलंत लग जाता है तो इनका जो बोलने की उच्चारण है वो बदल जाता है। जिस प्रकार हम शब्द लिखते हैं पढ़ाई, अब इसे हम अगर ऐसे लिखें तो इसे हम पढ़ेंगे पढ़ाई, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो ढ है, ढ। लेकिन इसमें नीचे हलंत अगर लग जाए तो इसे हम पढ़ते हैं फिर पढ़ाई। उसी प्रकार ये है पढ़ा, अगर हम ऐसे ऐसे लिखें तो इसे पढ़ा जाएगा पढ़ा, क्योंकि ये जो उच्चारण इसका है वो ड है, अड़ा नहीं है। लेकिन इसमें हलंत लगने के बाद ये भी अड़े हो जाता है, इसलिए हम इसे पढ़ा पढ़ते हैं। इस प्रकार ये सब दो मिला करके और ये मिला करके सब हमारी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों की संख्या होती है 52, जिसमें 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 4 ह्रस्व, 7 दीर्घ, 2 अयोगवाह। इस प्रकार ये 13 होते हैं। उसके बाद 25 स्पर्श व्यंजन, 4 जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन, और 4 के बाद 4 और जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार पूरी संख्या 52 हो जाती है। हमारे 25 जो वर्ण हैं वो हो गए जो स्पर्श व्यंजन हैं। उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, उसके बाद 4 ऊष्म व्यंजन हैं, फिर 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। व्यंजनों की जानकारी के बाद अब हम आगे और इसमें देखेंगे कि कौन से व्यंजन इनमें अघोष होते हैं और कौन से सघोष होते हैं। तो आइए, कहने का मतलब जिन वर्णों को बोलने में हमारी इंद्रियां कंपित नहीं होती उन्हें हम अघोष कहते हैं,
और जिन वर्णों को बोलने में इंद्रियां कंपित होती हैं उन्हें सघोष कहते हैं। तो पहले यानी स्पर्श व्यंजन की जो चार्ट है, टेबल है, उसमें आप देखिए पहले दो, एक और दो, ये पहले दो जितने भी वर्ण हैं ये सभी अघोष में आते हैं। पहले, पहला और दूसरा ये वर्ण अघोष में आते हैं। इन्हें बोलने के लिए जैसे हम बोलते हैं क, ख, तो इन्हें बोलने के लिए हमारी कोई कंपित नहीं, यानी इंद्रियां कंपित नहीं होती। तो ये पहला, दूसरा, ये सभी अघोष में आते हैं। बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ण सब सघोष में आते हैं। तो पहले के दो अघोष, बाकी बाद के तीन सघोष। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें बच्चों। ये हमारा अघोष सघोष हो गया। अब ये हम जान चुके हैं अच्छी तरह से कि पहले 25 जो वर्ण हैं उनमें पहला और दूसरा ये दो वर्ण होते हैं वो अघोष में होते हैं, बाकी जो बचे तीन वर्ण वो सघोष में आते हैं, सघोष। उसके बाद एक और चीज आती है अल्प प्राण और महाप्राण। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अल्प माने होता है कम, और प्राण, यहाँ प्राण का संबंध वायु या हवा से लगाया जाता है। तो जिसमें से कम यानी जिन वर्णों को बोलने पर कम हवा निकले उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण, और जिन वर्णों को बोलने में अधिक हवा निकले उन्हें कहते हैं महाप्राण। तो इस टेबल में हम देखेंगे, आप बोलेंगे क, क को बोलने से हमारे जो अंदर से कम हवा निकलती है, और ख ये बोलने से अधिक निकलती है। इसलिए इसमें पहला जो वर्ण है वो है अल्प प्राण और दूसरा है वो है महाप्राण। फिर उसी प्रकार तीसरा ग है, ग को बोलने से कम हवा निकलती है इसलिए ये अल्प प्राण है, और घ फिर हमारा महाप्राण है, और ये न ये अल्प प्राण है। इसलिए पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। हमेशा याद रखें, पहला, तीसरा, पांच, पहला, तीसरा, पांच ये अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। बंद कर दे। अब इसके बाद जो इसका जो पांचवा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो सघोष, अल्प प्राण, और दूसरे एक और उसे कहा जाता है जिसे हम नासिक बोलते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो नाक के माध्यम से होता है। इसलिए इन वर्णों को जो पांचवा वर्ण होता है उन्हें हम नासिक भी कहते हैं। आगे जो और संयुक्त ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं, उनमें अघोष और महाप्राण क्या होते हैं उन्हें हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।